बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस प्लान पर इमरान खान को बड़ा नाज था और जिसके बारे में वो ये कहा करता था कि राना सनाउल्लाह के फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो प्लान लीक हो गया है। और बल्कि जिसने लीक किया है उसके लीक करने से पहले ही गवर्नमेंट को इसकी इत्तला हो चुकी थी और वो वही प्लान है जिसका इशारों के नवा में मैं जिक्र करता रहा हूँ। और वो प्लान भी इमरान खान के हाथ से निकल गया है। और दूसरी बात यह है कि फ़ौज में जो इमरान खान का ख्याल है कि बाजवा साहब को मैं दबाव में ले आऊँगा, तो अब फ़ौज में फ़ैसले बाजवा साहब नहीं कर रहे बल्कि फ़ौज की हाई कमान कर रही है, जिसकी वजह से इमरान खान की मायूसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि पंजाब में तब्दीली के लिए जो घड़ी है उसने टिक टिक शुरू कर दी है। तो ये हमारे 3 मरकज़ी मौज़ूआत हैं, लेकिन इससे पहले 2 बातें, दिलचस्प बातें। एक तो इमरान खान को ये बता दिया गया है कि तुम्हारी गंदी वीडियोस आने वाली हैं। इसी वजह से उसने कल के जलसा आम में अपने साथियों को खबरदार कर दिया कि मेरी वीडियोस आने वाली हैं, तो आपने उन पर यकीन नहीं करना। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। यकीन जिन्होंने करना है वो तो कर लेंगे, क्योंकि वीडियो जब आती है तो पता चल जाता है कि ये फेक है, डीप फेक टेक्नोलॉजी है, उसके तहत बनाई गई है या असली है, ये पता चल जाता है। और कहा ये जा रहा है, हर तरफ से जो इतलात आ रही हैं कि पहले तो ये थी ना कि 4 वीडियोज़ हैं, 5 वीडियोज़ हैं, अब ये पता चल रहा है कि उनकी तादाद 2 दर्जन से भी ज़्यादा है। और इसमें इमरान खान के साथी जो हैं, जो पार्टनर है, वो भी उनके नाम जब सामने आएंगे तो वो भी अपनी जगह एक गज़ब ढाएंगे। तो बहरहाल ये इनके जो हामी हैं वो तो 2 चीज़ें मुझसे एक करेंगे। एक ये करेंगे कि ये जाली है और दूसरा ये कहेंगे कि अच्छा ऐसा है तो फिर क्या है। ये तो सभी करते हैं, इस तरह का वो रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों से जो डैमेज पहुँचा करता है वो तो होकर रहेगा, उससे निजात मुमकिन नहीं। जिस तरह के आपने देखा कि वो दंदान साज ने पहले तो कल मटकी फोड़ी इमरान खान के उस बयानिए की, और फिर जब इमरान खान की तरफ से बाज़पुरुष हुई, डांट डपट की गई और पीटीआई की तरफ से कुछ गालियों के मैसेज भी दिए गए प्राइवेटली, तो दंदान साज ने वजाहत कर दी कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। अब सियाको सबाक क्या होता है? एक सीधा सादा फ़िक्रा है। दंदान साज ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करने के हवाले से जो साजिश का बयानिया है, मैं उस पर कायल नहीं हूँ। आई एम नॉट कन्विंस्ड, यानी कि मैं कायल नहीं हुआ या मैं उसको सही नहीं समझता। ये फ़िक्रा सीधा साधा है। इसमें इससे पहले ना अगर है न इसके बाद कोई लेकिन है। सदर उल्वी ने यह भी नहीं कहा कि मेरे फ़िक्रे कुछ काटे गए हैं। जिस तरह उसने गुफ्तगू की वो हरफ बहरफ नशर की गई, उसमें कोई एक लफ्ज़ भी नहीं काटा गया। और अगर काटा गया होता तो उल्वी ये ना कहता कि सियाको सबाक से हटकर बात की गई है, बल्कि ये कहता कि एडिट किया गया। एडिट नहीं किया गया, पूरा के पूरा फ़िक्रा एक तसलसल में बात उसने की है, वो सारी की सारी नशर की गई है। तो अब वजाहत करे, तरदीद उसने नहीं की, वजाहत की है। ये बात भी नोट करने की है कि उसने वजाहत की है, तरदीद नहीं की। और अब जो मर्ज़ी वजाहतें करे, जो मटकी उसने फोड़नी थी वो तो फोड़ चुका। और इमरान खान के इस बयानी में अब जान नहीं रही, लेकिन ज़ाहिर है ये कि ये एक ऐसा ढोल है जो फट गया है और इमरान खान के पास कोई नया ढोल नहीं है, लिहाजा वो इसी को बजाता रहेगा। और इसी को उसने फिर ननकाना में बजाने की कोशिश भी की। और पीटीआई के अंदर रद्द-ए-अमल 2 तरह का हुआ है। एक रद्द-ए-अमल तो ये हुआ है कि वही जो उल्वी ने वजाहत की है, दंदान साहब ने, कि सियाको सबाक से हटकर और मतलब समझा नहीं गया जो मैंने जो कहा था। और दूसरा रद्द-ए-अमल ये आया है कि नहीं, ये गद्दारी की है इसने, आरिफ उल्वी ने इमरान खान का साथ नहीं दिया। और मैं आपको इस सिलसिले में एक इत्तला देने वाला हूँ कि उल्वी का ये जो बयान है ये पहला बयान है और जनवरी तक इमरान खान के कई साथी उसका साथ इसी तरह छोड़ेंगे, यानी कि इमरान खान के बयानी को मुस्तरद करेंगे और अपनी इख्तिलाफी राय देंगे, जिससे ये
पार्टी के अंदर भी इसकी तन्हाई में इजाफा होता जाएगा। तो ये सूरत हाल है इसकी, इमरान खान के बयानिए की और ढोल की। लेकिन जो इशू है गंदी वीडियोस का, वो अगरचे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इसको बहुत सारे लोग देखेंगे और उनके अखलाक ख़राब होंगे और तासुर ख़राब होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये चीज़ें लाने का फ़ैसला कर लिया गया है, तो अब फिर ज़ाहिर है कि इंतज़ार के सिवा कुछ चारा नहीं। तो इंतज़ार करते हैं कि क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है और इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या आएगा। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि अब तक जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो मामलात इमरान खान के पास पहुँचे हैं, उनसे इमरान खान के एसाब पर बुरा असर पड़ा है, जिसका अंदाज़ा अगर आप उसकी तकरीर को बारीकी से जायज़ा लें, गौर से सुने, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह उसके मायूसी, उसके इश्तियाल में इजाफा होता जा रहा है। और उलवी ने भी ये बात की कि इमरान खान उस दिन से फ्रस्ट्रेट है, और फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिमाग पर असरअंदाज होती है। और फ्रस्ट्रेशन की वजह भी है। वजह यह है कि इमरान खान को ये यकीन दिलाया गया था और उसने यकीन कर लिया था, इदारों की तरफ से उसे ये यकीन दिलाया गया था। ये मेरे रिकॉर्ड पर बात है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कि रिकॉर्ड पर बात है कि इदारों की तरफ से उसे ये यकीन दिलाया गया था कि 10 साल तो तुम्हारी बादशाही पक्की है, उसके बाद फिर देखेंगे। और यही यकीन उसको पिंकी पीरनी की तरफ से भी दिलाया गया था कि मेरे टोटकों पर और मेरी हिदायत पर, मेरे टूनों पर अमल करते रहो, तुम्हारी हुकूमत 10 साल के बाद भी चलेगी। और ये बातें बाहर आती रही हैं। तो ऐसे शख्स को, जिसको डेड श्योर हो कि मैंने 10 साल तक तो कायम रहना है, उसके बाद का मुझे मिल भी सकता है मौका, नहीं भी मिल सकता, लेकिन 10 साल पक्के हैं। जो शख्स 10 साल का नक्शा जहन में बनाकर बैठा हो और उसके लिए उसने प्लानिंग भी की हो, आपने देखा नहीं कि किस तरह उसने सदारती निज़ाम के लिए प्लानिंग की, सदारती निज़ाम के लिए मुहिम चलाई। मकसद ये था कि मैं जब सदारती आर्डिनेंस लाकर आइन को मनसूख करके या आइन में तरमीम करके सदर बन जाऊंगा, तो उसके बाद मैं फिर अपने इख्तियारात से काम लेता हुआ अपोजिशन को नेस्तो नबूद कर दूंगा, ताकि 10 साल के बाद भी, यानी मैं ताहयात बादशाहत करूंगा। ये उसको बिल्कुल यकीन था। ये अलग बात है कि ऐसा सोचने वाले आदमी ये ख्याल नहीं करते कि आदमी की उम्र कितनी है, उसको आदमी को पता नहीं चलता। ये 70 साल का हो गया है और ये 100 साल की प्लानिंग करके बैठा था अगले 30 साल की। इसके साथ ही इमरान खान को ये इतला दे दी गई है, मियाँ तुम्हारी गंदी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, इसने तकरीबन हर दिल से में ये कहा कि इस मरतबा मैंने ऐसी तैयारी की है, और सिर्फ इमरान खान ने नहीं कहा, PTI की कई और लीडर भी ये बात कहते रहे हैं कि इस मरतबा इमरान खान ने जो तैयारी की है, हुकूमत के फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं। और जब वो दिन आएगा लॉन्ग मार्च का, तो हुकूमत को पता चल जाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। तो इसकी कहानी क्या थी, अब देखिए क्या तैयारी की है जिसका गवर्नमेंट को पता नहीं चल सकता। लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी थी। दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि पाकिस्तान के शहरों को जाम कर दिया जाए। और फिर तीसरा प्लान क्या हो सकता था कि जिसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो जा ही नहीं सकती थी। ये जो दो मामला थे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, और हुकूमत को भी इल्म है कि पूरे मुल्क को जाम करने में इसको 1% भी कामयाबी नहीं हो सकती। ऐसा इम्कान ही नहीं है। PTI के लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। और परवेज़ इलाही ने भी इदारों को बता दिया गया है कि पंजाब में अदम इस्तेकाम करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा, अगरचे मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूँ। ये परवेज़ इलाही ने एक मरतबा फिर इदारों को यकीन दिलाया है, अगरचे मामला परवेज़ इलाही के हाथ से निकल रहे हैं। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारी मुकम्मल थी। तैयारी मुकम्मल से मुराद ये नहीं है कि राना सनाउल्लाह ने सिर्फ 30,000 सिक्योरिटी वहाँ लगाई है, बल्कि तैयारी का एक हिस्सा ये भी था कि इस्लामाबाद की अहम इमारतों को लॉन्ग मार्च के ऐलान के दिन फौज की सिक्योरिटी में दे दिया जाएगा। ये भी इमरान खान के लिए एक बड़ा दचका था, क्योंकि जो उसका खुफिया प्लान था उसका ताल्लुक इस बात से था कि अहम इमारतों की सिक्योरिटी फौज की। ज़ाहिर है फौज को पता चल गया है और हुकूमत को पता चल गया है कि उसका खुफिया प्लान क्या था। तो इस खुफिया प्लान की चीज़ें हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, लेकिन जो परसों शेख रशीद ने बयान दिया उससे लोगों को टिप मिली वो उसका मकसद को राज फाश करना नहीं था, बल्कि उसके मुंह से एक बात निकल गई। बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये शेख रशीद चूँकि गेट नंबर 4 की मुलाजमत से बरतरफ हो चुका है, किक आउट हो चुका है, तो इसलिए वो बहाली के लिए जो कोशिशें कर रहा है, अपनी नेक नीयती का यकीन दिलाने के लिए उसने ये खबर लीक की है। लेकिन नहीं, उसने ये खबर लीक नहीं की है। मैं फिर वाज़ेह कर दूँ, उसने कहा था
कि पहाड़ों से लोग उतरेंगे, ये मुंह से उसके फिक्रा निकल गया, ये फिक्रा उसके मुंह से निकल गया। क्योंकि अच्छा ये बात जो है ये शेख रशीद को इमरान खान से नहीं पता चली, क्योंकि इमरान खान ने तो ये इस प्लान में शेख रशीद को तो बड़ी दूर की बात है, इसने इस प्लान में शाह महमूद कुरैशी को भी शरीक नहीं किया। इसके जो शरीक थे वो पार्टी क़यादत के लोग थे ही नहीं। इसके जो जिन लोगों को इसने एतमाद में लिया वो कोई और थे। चुनांचे शेख रशीद को इमरान खान ने ये बात लीक नहीं की, शेख रशीद को ये बात गवर्नमेंट के हलकों से पता चली कि ये प्लान है, तो उसने ये मुंह में फिक्रा बक दिया। तो बात ये है कि इसने ध्यान सारा लगाए रखना था कि सड़कों पर नाकाबंदियाँ होंगी, सड़कों को रोका जाएगा, चौक किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, हर चौक में 500-500 हज़ार आदमी खड़ा हो जाएगा, या ये एक लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग लेकर आऊँगा। तो वो तैयारी भी ज़ाहिर रह गई बीच में, इसलिए कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा का टारगेट ये पूरा नहीं कर सकता। तो इसका प्लान ये था कि लॉन्ग मार्च का ऐलान बाद में होगा, और जो तारीख उन्हें दे दी गई है वो उन लोगों को जो गिलगित से आने हैं, बल्तिस्तान से आने हैं, वो इस्लामाबाद में पहले से ही पहुंचा दिए जाएंगे, ये मेरी इतला है। लेकिन रिजवान रज़ी साहब ने, उनके पास भी इतलात का एक बहुत अच्छा निज़ाम है। उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में एक बनी गाला 2 भी है, इस्लामाबाद के बाहर कुछ फासले पर। मुझे उनका नक्शा समझ में नहीं आया, लेकिन वो लगता है कि पुख्तूनख्वा के सरहद के साथ कोई एक नया रकबा इसने ख़रीदा है और वहाँ को महल्लात वगैरह बनाए हैं, जिसे बनी गाला 2 कहा जाता है। उसमें ख़ासे लोगों को रखने की गुंजाइश है। और रिजवान साहब की इतला ये है कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में ये दहशतगर्द जो हैं पहुँचाए जा चुके हैं पहले ही। अगरचे मेरे पास जो इतला है वो ये है कि उनको अभी पहुँचाया जाना है। ठीक है, शायद उनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन जो भी हो, ये बंदे पहुँचाए जाने हैं। ये गिलगित का एक पूरा टोला है 2000 दहशतगर्दों का, जिनको पड़ोसी मुल्क में कई चीज़ों की ट्रेनिंग है। एक तो शार्प शूटर होने की ट्रेनिंग, खैर वो तो हर दहशतगर्द की बुनियादी ट्रेनिंग होती है कि एक गोली चलाओ और वो हिट करे, यानी ये नहीं कि एक ब्रस्ट चलाओ और एक आदमी को मार दो, बल्कि इस तरह का शूट करो कि एक गोली जो चले वो भी किसी को हिट कर दे, निशाने पर लगे। शार्प शूटर कलाशनकोव से तो बच्चे को भी दे देना तो वो भी बर्स्ट मार के 2-3 आदमियों को मार देगा। शार्प शूटर का मकसद ये होता है कि मुख्तसर वक्त में कार्रवाई करके आदमी फरार हो जाए। अच्छा, दूसरा उसकी तरबियत ये होती है कि उसे किसी बिल्डिंग को जब आप आग लगाते हैं, यानी जिस तरह के जुलूसों में हंगामे जब होते हैं तो कई लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं जो इमारतों को आग लगाते हैं। तो लेकिन इमारत को आग लगाने की जो टेक्निक है वो ज़ाहिर हर आदमी के पास नहीं होती। दूसरे आदमी देसी तरीके अख्तियार करते हैं, मिट्टी का तेल लाओ, छिड़को, आग लगाओ, वो कभी लग जाती है, कभी नहीं भड़कती, बुझ के रह जाती है। तो ये इनके पास दूसरी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह का मादा कहाँ छिड़कना है और किस तरह उसको फिर इग्नाइट करना है, और किस तरह वो एकदम उसको शोलों के लपेट में बिल्डिंग आ जाएगी और वहाँ से फिर भाग निकलना है। तो ये सारी तरबियत वाले लोग थे, और जिन इमारतों को हमला करके उन पर आग लगाई जानी थी। और अच्छा हाँ, इसमें ट्रेनिंग में ये बात भी शामिल है कि ज़रूरी नहीं कि आप बिल्डिंग के करीब जाएं, क्योंकि वहाँ तो ज़ाहिर बैरिकेड भी लगे होंगे, रुकावटें भी होंगी, कुछ चौकीदार पुलिस की नफरी भी होगी 150-200 की, तो ज़ाहिर अगर आप उनके करीब जाएंगे तो वो शूट कर देंगे। इनकी ट्रेनिंग में ये भी होता है कि किस तरह एक आतिशगीर मादे को हमने दूर से इस तरह फेंकना है प्रोजेक्टाइल की तर्ज पर कि वो किसी के नोटिस में आए बगैर ही बिल्डिंग को जाकर हिट करे। ज़ाहिर एक पूरी कुव्वत से आप स्पीड के साथ, जिस तरह क्रिकेटर होते हैं तो एक क्रिकेटर ऐसा होता है जो बाल फेंकता तो बाल जाती हुई नज़र आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे इतनी तेज़ी से बाल फेंकते हैं कि देखना पड़ता है कि बाल कहाँ है। तो उनको एक प्रोजेक्टाइल की तर्ज में किसी चीज़ को लॉन्च करना, फेंकना, स्ट्राइक करना उससे, तो ये इसकी तरबियत भी होती। तो ये सारे तरबियत याफ्ता लोग थे, और जिन बिल्डिंगों की निशानदही की गई उनमें ISI के हेडक्वार्टर भी शामिल हैं, दूसरी इमारतें भी बहुत सारी। अब अंदाज़ा करें, मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये इमरान खान की गलत खाम ख्याली थी, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए इस्लामाबाद में ISI के हेडक्वार्टर जो है वो उसी तरह शोलों की लपेट में आ जाता है जिस तरह 2 दिन पहले सेंट लॉरेंस की बिल्डिंग में आग लगी। तो स्टेट की नाकामी का जो इश्तिहार है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा।
ज़ाहिर है कि छोटी बात नहीं है। इसी तरह कुछ और इमारतें हैं। तो इमरान खान का प्लान ये था कि इस्लामाबाद को आग लगा दो, और आग लगाने के लिए जो दस्ते तैयार हैं, जो हर वक्त तैयार रहते हैं, जो पहले भी 2 मरतबा एंट्री की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, और जिनमें से 150, 200, 250, 300 या कितने लोग थे जो उस दिन अदालती सहूलतकारी में इस्लामाबाद दाखिल हुए और उन्होंने दरख्तों को जिस फुर्ती से आग लगाई, वो मुनाज़रा आपने देखे होंगे। आप रिकॉल करें उसको, आप ये नोटिस करेंगे कि एक दरख्त को आग लगी तो टीवी पर वो टिकर चलने लगे कि दरख्त को आग लगा दी, और साथ ही उसी कैमरे के उसी फ्रेम में, उसी टेक में एकदम से कई दरख्तों को आग लग गई। यानी ये वो तरबियत याफ्ता लोग थे जिन्होंने इतनी फुर्ती से आग लगाई। अंदाज़ा करें कि दरख्त को आग लगाना एक मुश्किल काम होता है, इसलिए कि दरख्त सरसब्ज होता है। सूखी लकड़ी को जल्दी आग लग जाती है, दरख्त को जल्दी आग नहीं लगती। लेकिन उन्होंने, आप देखिए कि ऐसा आतिशगीर मादा इस्तेमाल किया, इधर छिड़का, इधर पूरा दरख्त शोलों की लपेट में आ गया। तो ये हैं वो गिलगित के दहशतगर्द जो पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और इमरान खान को सारा मान इन्हीं पर था। लेकिन उसको ये पता नहीं चल सका कि जब हम जैसे लोगों को ये पता के इल्म में आ गया है कि आपने 2000 दहशतगर्दों पर सारा तकिया किया हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियां और फौज के इदारों और कौमी इदारों को ये बात पता नहीं चली होगी? उनको तो पहले पता चल गया था, और वो उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। अब बनी गाला 2 हो या बनी गाला 1 हो, ये दहशतगर्द 2000 की तादाद में हो या 2500, जो आम जो रिपोर्ट है वो ये है कि 2000 की तादाद में है, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा हों। तो जितने भी हों, ये बनी गाला के, अगर रज़ी साहब की रिपोर्ट दुरुस्त है और बनी गाला 2 में ये ठहरे हुए हैं, तो उनकी अब खैर नहीं है। तो हो सकता है वो अगर पहुँचे हुए हैं तो आज रात वो निकल जाएं, क्योंकि बनी गाला 2 बनी गाला 1 के मुकाबले में ज़्यादा एक्सेसिबल है। बनी गाला 1 में तो कारकुनों का एक हजूम आ जाता है जिनकी तादाद होती है 100, 150, 200, 250 के दरमियान, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुए वो। तो अगरचे सोशल मीडिया पर ये जो गुल मचाया जाता है वो ये है कि हज़ारों कारकुन बनी गाला पहुँच गए, और बनी गाला 2 में ये हज़ारों कारकुन जो हैं जिनकी तादाद 200, 250 से ज़्यादा नहीं होती, वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ दहशतगर्दों को या तो छुपना पड़ेगा या फिर सामने आकर बताना पड़ेगा कि हाँ हम दहशतगर्द हैं, कर लो हमारा जो कुछ करना है। दोनों सूरतों में उनकी मौत है। तो इमरान खान के ये वार तो गया खाली। इसीलिए पीटीआई के अंदर से ये इतला मसलसल आ रही है कि मियाँ लॉन्ग मार्च का खाता गुल ही समझो, और लॉन्ग मार्च का खाता तो गुल हो ही रहा है। और लेकिन अब ये है कि FIA ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैंने परसों के व्लॉग में बताया था, और ये परसों खबर TV पर चल गई थी कि 1-2 दिन में FIA का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जिसके बाद इमरान की गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी। ज़ाहिर है ये मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं किया गया कि इमरान खान इसे कैश कराता फिरे, इसे इमरान खान को पकड़ने के लिए दर्ज किया गया। अब देखना ये है कि ये कब पकड़ा जाता है। पहले गंदी वीडियोज़ आती हैं इस गंदे आदमी की, या पहले इसको पकड़ा जाता है। 2 सूरतों में से हो सकता है दोनों सूरतें एट ए टाइम हो, लेकिन वो वीडियोज़ का सिलसिला तो हो सकता है रुक भी जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ है। लेकिन गिरफ्तारी अब नहीं रोक सकती। और फिर जो परवेज़ इलाही का मसला है, तो लंदन में ये नाकाम लौटे हैं मौसूफ। वहाँ जिस मुलाकात की ख्वाहिश में गए थे, जिन 2 मुलाकातों की ख्वाहिश में, उन दोनों में से एक भी मुलाकात नहीं हुई। और नवाज शरीफ से के साथ मुलाकात का मैंने शुरू में बता दिया था कि जब ये परवेज़ इलाही साहब लाहौर से रवाना होने लगे थे, तो उसी वक्त लंदन से एक आदमी, लंदन ही के एक आदमी ने नवाज शरीफ, जो इससे पहले पहुँचाया जा चुका था, नवाज शरीफ के अमले से राब्ता करके मुलाकात की एक तजवीज़ दी या ख्वाहिश इज़हार की या दरख्वास्त दी, जो भी उसको माने दे ले। नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि आइंदा कोई मैसेज लेकर मेरे पास ना आए। तो जब ये लंदन पहुंचा और 7-8 दिन वहाँ रहा, तो उस दौरान भी इसने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। और जो दूसरी मुलाकात इसने करना चाहिए, जिसमें इसने अपने नंबर टांगने थे, वो भी नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल उस मुलाकात के ना होने के बावजूद इसने ये एक अपनी यकीन दहानी पहुँचा दी है कि पंजाब में कदम इस्तेहकाम नहीं होने दूंगा, और ये बड़ी क्लियर बात है। और इमरान खान ने वो कर्नल हाशिम से इस्तीफ़ा ले लिया, जिसके बारे में परसों मैंने बताया था कि कर्नल हाशिम जो है वो गुड बुक में नहीं रहा और इमरान खान के ज़ेर अताब आ गया है, तो उससे इस्तीफ़ा ले लिया गया। उसका जुर्म ये था
तो उसने कहा था कि पंजाब हुकूमत धरने को, लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट नहीं करेगी। तो पता नहीं उसने ये बयान किस तरह में दिया, ये उसके पीछे कोई गेम थी, अभी वाज़ेह नहीं है। तो इमरान खान की नज़रों में ये उसी वक्त मशकूक हो गया था। हालांकि कर्नल हाशिम ने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो एक गैर मुनसफाना और खिलाफ कानून क्रैक डाउन शुरू किया था, वो इमरान खान की खुशनुदी के लिए किया था, लेकिन वो भी काम ना आया। और कर्नल हाशिम के जाने से परवेज़ इलाही की हुकूमत ज़ाहिर है कमज़ोर हुई है, मजबूत नहीं हुई। दूसरी तरफ लंदन में आवन चौधरी की मुलाकात हुई, अलीम खान की भी मुलाकात हुई नवाज शरीफ से। तो उस मुलाकात के बाद आवन चौधरी ने एक माने-खेज़ फ़िक्रा कहा कि पंजाब के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो खबरें यही हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है, और अब किस दिन ये गवर्नर पंजाब को ये हदायत जाती है कि अब आप परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लेने को कहें, किसी भी दिन ये सूरत हाल, किसी दिन भी ये एक बात उससे कही जा सकती है। और जैसा कि अब खबरें आ रही हैं कि इतने अरकान बागी हो गए, इतने अरकान तरीन के साथ हैं, इतने अरकान अलीम खान के साथ हैं, इतने अरकान चौधरी सरवर के पास हैं। जो भी है, मैं बाइफर्केशन में नहीं पढ़ता कि किस किस के पास कितने हैं। खुलासा मैं आपको बताता हूँ, वो पहले भी बता चुका हूँ कि 26 से 30 अरकान तक की तादाद है जो एतमाद का वोट नहीं देगी। एतमाद के वोट वाले दिन असम्बली में नहीं आएगी। ये तादाद है 26 से 30 तक, और 26-30 ये बहुत बड़ी तादाद है। इतनों के ना आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गेम तो सारी 6 या 7 नंबर की है, और अगर 10 अरकान भी नहीं आते तो ये बहुत काफ़ी है। लेकिन बहरहाल ये अब घड़ी ने टिक टिक शुरू कर दिया है। टिक टिक शुरू करने का मतलब ये है कि काउंट डाउन शुरू हो गया है। अब टारगेट मसलन 10 से शुरू होना है, तो 1 पर जाकर वो एक्शन हो जाएगा। तो ये अब तक का खुलासा है। तो अब ये भी देखने वाली बात है कि इमरान खान को बचाने के लिए ये बिंदियाल साहब और अतर मिनल्ला साहब क्या करते हैं और क्या नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी दबाव में हैं। बिंदियाल साहब तो जिस तरह दबाव में हैं वो आपके इल्म में है कि साथी जज उनसे मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो 5 सीटें खाली हैं इनको भरो। वो किस्सा अलग है, उसके बारे में जब आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये मामला किसी भी चीफ जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का, शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए, और बास है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।